डू यू नो कि इन द लास्ट 6 मंथ्स जहां पर इंडिया की ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर की कंपनीज ने काफी बड़े लेवल पे मार्केट्स को अंडर परफॉर्म किया है, वहीं इन्हीं 6 मंथ्स में एक ऐसा भी सेक्टर है जिसकी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ने मार्केट को कंसिस्टेंट लेवल पे आउट परफॉर्म किया है। और इस सेक्टर का नाम है हॉस्पिटल सेक्टर। बट यहाँ पर अब सवाल आता है कि इस सेक्टर में ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से इस पर ना ही ट्रंप के टैरिफ्स का इम्पैक्ट पड़ा, ना ही किसी और एक्सटर्नल फैक्टर का। तो इस चीज़ का आंसर आपको इस डेटा में देखने को मिल जाएगा, जहां पर राइट नाउ इंडिया में इन टोटल 1.8 मिलियन हॉस्पिटल बेड्स हैं। और इसको अगर आप पॉपुलेशन की डेंसिटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो तो निकल के आएगा कि इंडिया में हर 1000 लोगों पे केवल 1.3 हॉस्पिटल बेड्स हैं। और ये नंबर वर्ल्ड के एवरेज से काफ़ी कम है, जहां पर WHO की रिकमेंडेड रेंज है कि एक कंट्री में मिनिमम उनकी पर 1000 लोगों पे 3.5 हॉस्पिटल बेड्स होने चाहिए। और इंडिया के केस में अभी हम इस रेंज की 50% कैपेसिटी तक भी नहीं पहुंचे हैं। और आने वाले कुछ सालों में अगर हमें 3 हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पीपल की रेंज पे भी पहुंचना है तो हमें 2.4 मिलियन न्यू हॉस्पिटल बेड्स ऐड करने पड़ेंगे। और इन बेड्स की एडिशन में भी जो मेन रोल रहेगा वो इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रहेगा। बिकॉज अभी भी अगर आप रेशियो देखो तो इंडिया की टोटल बेड कैपेसिटीज में से 2/3 ऑफ द हॉस्पिटल बेड्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही कंट्रीब्यूट करता है। इसी वजह से इस सेक्टर पे हमें बाहर के फैक्टर्स का कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एक वन ऑफ दो सेक्टर भी हैं जहां पर इंडिया में FII सबसे बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्टेड है। और इस सेक्टर की इस तरीके की परफॉर्मेंस के बावजूद इंटरेस्टिंगली रिटेल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो लास्ट कुछ सालों में इस सेक्टर में सबसे लोएस्ट है। तो इसीलिए आज के हमारे वीडियो में हम इंडिया के हॉस्पिटल सेक्टर को ही डिटेल में कवर करेंगे, जहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दैट अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री गैप जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, इसके अलावा वो कौन से ऐसे की ट्रिगर्स हैं जिस वजह से इस सेक्टर में इतनी मैसिव टेलविंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा दैट एक हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनीज को एनालाइज करने के लिए हमें कौन कौन से बिजनेस पैरामीटर्स को देखना होता है। बिकॉज जो भी लोग डिफरेंट स्क्रीनर की टूल्स की मदद से नंबर्स के बेसिस पे केवल हॉस्पिटल सेक्टर को एनालाइज करते हैं, व्हाट दे मिस आउट इज कि एक हॉस्पिटल कंपनी आने वाले टाइम में किस तरह का केपेक्स कर रही है, उनके बिजनेस में किस तरह का रेवेन्यू मिक्स है, ये डिसाइड करता है कि वो हॉस्पिटल कंपनी आने वाले टाइम में किस तरीके की परफॉर्मेंस देगी, और ना कि ये चीज डिफाइन करती है कि पिछले कुछ सालों में उसने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। और थर्डली हम ये देखेंगे कि उन सारे ही पैरामीटर्स के बेसिस पे इंडिया की टॉप 5 हॉस्पिटल कंपनीज जो हैं वो कहाँ पर आज के टाइम स्टैंड करती हैं, उनके बिजनेस में कौन से डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और टॉप 5 कंपनीज को हम इसीलिए देख रहे हैं बिकॉज आज के टाइम इंडिया में जितनी भी हॉस्पिटल कंपनीज हैं उनमें से जो हमारी टॉप 5 कंपनीज हैं वो इस पूरे सेक्टर का 80% रेवेन्यू ड्राइव करती हैं। ना आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको इंडिया के हॉस्पिटल सेक्टर को प्रॉपर्ली समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। बट बिफोर वी गो फॉरवर्ड आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट कि प्लीज अपना 5 सेकंड देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नाउ विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद आवर फर्स्ट पॉइंट, जहां पर इस इंडस्ट्री के बाकी मेजर टेलविंड्स को हम समझ लेते हैं। तो देखिए आज के टाइम इंडिया के हॉस्पिटल सेक्टर में केवल जो ऑर्गेनाइज ब्रांड है ना उनका मार्केट शेयर 12% के अराउंड ही है। और इस 12% में से भी जो 80% रेवेन्यू ड्राइव होता है वो टॉप 5 प्लेयर्स के थ्रू होता है, जैसे कि फोर्टिस हॉस्पिटल होगा, मैक्स हॉस्पिटल्स होगा और बाकी 3 प्लेयर्स। और इसके अलावा जो बाकी रेवेन्यू ड्राइव होता है वो बाकी जो बचे हुए हमारे 20 to 25 लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके थ्रू डोमिनेटेड होता है। अब इसमें भी अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखो तो इसमें एक आने वाले टाइम में एक मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर 2023 तक अगर आप देखोगे तो इंडिया में 25 to 49 एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन थी उसका परसेंटेज था 37%। 50 to 69% की जो पॉपुलेशन थी उसका जो एज ग्रुप था 15.9% कंट्रीब्यूट करता था। और 70 प्लस की जो पॉपुलेशन थी वो 4.1% थी। पर ऐसा एस्टिमेटेड है कि 2030 तक ये जो डेमोग्राफिक्स हैं एज के, ये कंप्लीटली चेंज होने वाले हैं, जहां पर जो हमारी ओल्डर एज वाली पॉपुलेशन है यानी 50 to 69 और 70 प्लस, इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ने वाला है पॉपुलेशन में। प्लस हमारा 25 to 49 वाला जो सेगमेंट है इसका भी पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, यानी ऐसे लोग जिन्हें हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज और मेडिकल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी उनकी पॉपुलेशन सेगमेंट बढ़ने वाली है। और इसमें भी अगर आप इसमें इनकम सेगमेंट को देखोगे तो इनकम सेगमेंट में भी अगर आप इनकम स्प्लिट देखो तो 2021 तक इंडिया में जो लो इनकम वाला सेगमेंट था वो 14% था, मिडिल इनकम वाला सेगमेंट 82% था और जो हमारे हाई इनकम सेगमेंट थे वो 4% के राउंड थे। पर जैसे जैसे आने वाले टाइम में एस्टिमेट किया जा रहा है कि 31 तक और 2047 तक जो हाई इनकम वाला सेगमेंट है उसका पॉपुलेशन सेगमेंट बढ़ने वाला है और मिडिल इनकम का भी जो सेगमेंट है 2031 तक बढ़ेगा। यानी ये जो पूरा ही सेगमेंट है ये आने वाले टाइम में इंश्योरेंस वगैरह लेगा और अच्छे प्रीमियम ब्रांडेड हॉस्पिटल्स में ही अपना सारे ट्रीटमेंट कराएगा, जिससे आने वाले टाइम में इंडिया की जो ब्रांडेड हॉस्पिटल इंडस्ट्री है इसके ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। ना इसके बाद इन टेलविंड्स के पीछे का सेकंड मेजर रीजन है इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, जहां पर इंडिया में आज के टाइम लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर 18% CAGR से ग्रो कर रहा है। और आज के टाइम इंडिया की ऑल द मेजर हॉस्पिटल चेन्स का ऑलमोस्ट 36% रेवेन्यू लाइफ इंश्योरेंस से ही ड्राइव होता है
और आने वाले टाइम में 2030 से एक्सपेक्टेड है कि ये जो रेवेन्यू है वो 50% तक बढ़ जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, जो हमारी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जीएसटी कट से रिलेटेड अनाउंसमेंट की है, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि एज ऑफ नाउ इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी लग रहा था, वो आने वाले टाइम में सितंबर के एंड तक ही 5% या फिर 0% हो जाएगा कुछ केसेस में। और इससे इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर ये देखा गया है कि जिस भी कंट्री में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की तेजी से ग्रोथ देखी गई है, उस सेक्टर में उधर का जो हॉस्पिटल सेक्टर है वो भी काफ़ी तेजी से ग्रो हुआ है। इसके अलावा इस सेक्टर की एक और खास बात यह है कि ये सेक्टर एकदम रिसेशन प्रूफ है। बिकॉज हो सकता है आपके पास यहाँ पर आपका बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो या फिर आपके पास मार्केट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, पर अगर आपकी हेल्थ के ऊपर कोई बात आती है तो उस केस में आप कभी भी बार्गेन नहीं करते और अपने लिए आप बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी ही चाहते हो। एंड इसीलिए सेक्टर पे भी रिसेशन या फिर किसी तरीके के स्लो डाउन का कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता। और थर्ड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है इंडिया का बढ़ता हुआ मेडिकल टूरिज्म, जहाँ पर इंडिया आज के टाइम वन ऑफ दोज कंट्रीज है जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज चीपेस्ट भी हैं, वन ऑफ द बेस्ट भी हैं। जहाँ पर आप देखोगे बाकी सारी कंट्रीज़ में अगर आपको एक छोटी सी सर्जरी भी करानी होती है तो वहाँ के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट उस सर्जरी का 6 महीने से 1 साल बाद तक का मिलता है, वो भी तब जब उनका काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस हो। और इसलिए काफ़ी सारे आज के टाइम ऐसे लोग हो रहे हैं जो कि दूसरी कंट्री से आके इंडिया में अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। और इसी वजह से आज के टाइम इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म का ग्रोथ है हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये इंडस्ट्री $7.69 बिलियन की थी 2024 में, और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये बढ़ के 2026 तक $13 बिलियन से भी ज़्यादा की हो जाएगी। यानी अपने आप में ये पूरी मेडिकल टूरिज्म की इंडस्ट्री 15 to 20% CAGR से ग्रो कर रही है। और ये आज के टाइम हॉस्पिटल्स का 12 to 15% का जो रेवेन्यू है वो अकेला इसी मेडिकल टूरिज्म से आता है। पर ये जो मेडिकल टूरिज्म है ये मेजरली ब्रांडेड हॉस्पिटल्स में ही जाता है, जैसे कि हमने बात करी मैक्स हॉस्पिटल हो गया या फोर्टिस हॉस्पिटल जैसे केस हो गया, तो इसीलिए इन्हीं हॉस्पिटल चेन्स को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। और इन सारे ही फैक्टर्स की वजह से आज के टाइम इंडिया का हॉस्पिटल सेक्टर अलोन 11 to 12% CAGR से ग्रो कर रहा है, और ये जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सेक्टर 11 to 12% CAGR से ग्रो करता है तो उसमें प्रेजेंट कंपनीज एटलीस्ट आपको 18 to 20% CAGR की ग्रोथ शो कर सकती हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जहां हमने देखा कि इंडिया के हॉस्पिटल सेक्टर में ये जो हम आने वाले टाइम में मल्टी डेकेडल थीम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे के एक्चुअल ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जहां पर हम ये देखते हैं कि एक हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी को एनालाइज करने के लिए हमें उनके बिजनेस में कौन से मेजर फैक्टर्स को देखने की जरूरत है, प्लस हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि ये जो पूरे ही फैक्टर्स है कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडिया का जो हॉस्पिटल सेक्टर है इसकी वैल्यू चेन किस तरीके से दिखती है। तो देखिए, इस वैल्यू चेन में सबसे पहले आते हैं हमारे प्राइमरी केयर्स, जो कि लोकल क्लिनिक और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होते हैं, जहां पर आप छोटा मोटा जुकाम, वायरल और बाकी सारी चीज़ों का इलाज कराते हो, और इसके लिए आप कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाते हो। सेकंड टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स आते हैं हमारे सेकेंडरी केयर, जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं विद सर्जिकल कैपेबिलिटीज़। अब ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जिकल कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, लाइक स्टोन की सर्जरीज हो गई या आई वगैरह की सर्जरीज हो गई। बट कई केसेस में जो एडवांस हेल्थ केयर रहते हैं, फिर एडवांस सर्जरीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक कैंसर की सर्जरी या फिर कोई ट्रांसप्लांट वगैरह, वो ये हॉस्पिटल कैपेबिलिटीज़ नहीं रखते। और इन तरह की कैपेबिलिटीज़ या फिर इन तरह की ट्रीटमेंट्स के लिए आपको जाना पड़ता है टर्जरी केयर में। ये होते हैं सुपर स्पेशलाइज सेंटर्स, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजीज वाले सेंटर्स होते हैं और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसमें आपको कई बार मेडिकल कॉलेजेस वगैरह भी इंटीग्रेटेड देखने को मिलते हैं। और ये वो सेक्टर है या फिर ये वो हॉस्पिटल्स हैं जिनको इस पूरी ही ग्रोथ से सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। प्लस इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड इस सेक्टर में देखा जा रहा है कि वो हॉस्पिटल्स जो कि एक किसी पर्टिकुलर सर्जरी में काफी ज्यादा फेमस होते हैं, जिनको कि हम सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बोलते हैं, इनके भी ग्रोथ ड्राइवर्स काफी अच्छे में देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज कोई स्पेसिफिक सर्जरी के लिए कई सारे लोग ऐसे हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हैं जो कि एक चीज में स्पेशलाइज्ड हो, और इनका भी जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा देखा जा रहा है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हॉस्पिटल्स इज कि इनका जो मार्जिन होता है वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो इन दोनों ही तरह के हॉस्पिटल्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू मेक दिस एनालिसिस इजी एंड क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज करी है, मैंने एक प्रॉपर टेबल फॉर्म करी है जिसमें मैंने उन सारे ही पैरामीटर्स को मेंशन किया है, जिसके बेसिस पे एक हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी को हम एनालाइज करते हैं, और उसके अगेंस्ट हम इंडिया की जो टॉप 5 हॉस्पिटल चेन्स है उनको इन सारे पैरामीटर्स के बेस पे एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वो इन सारे पैरामीटर्स पे किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पर टॉप 5 हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनीज है, उनकी लिस्ट को निकालने के लिए मैं सबसे पहले स्कैनएक्स के टूल पे जाऊंगा, जो कि इस तरह की रिसर्च के लिए काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप स्कैनएक्स के टूल पे जाके यहाँ पर पहले किसी भी एक हॉस्पिटल का नाम लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मैक्स हॉस्पिटल लिख लेता हूँ। तो मैक्स हेल्थ केयर पे मैं यहाँ पर क्लिक जैसे ही करूँगा
तो यहाँ पर मुझे मैक्स हेल्थ केयर केस में ये जो कंपनी का लिस्ट है वो देखने को मिल गया। और यहाँ पर इनका जो स्क्रीनर वाला सेक्शन है, मैं इस पर पीयर कंपैरिजन पे इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर इंडिया की जितनी भी हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनीज है, जो कि ऑलमोस्ट 35 कंपनीज निकल के आती हैं, उनकी पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और इनमें से टॉप 5 कंपनीज को निकालने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं मार्केट कैप वाला जो सेक्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा। और ये मार्केट कैप वाइज जो हमारी टॉप 5 कंपनीज है उनकी लिस्ट हमें सॉर्ट होकर मिल गई। और जैसा हमने कवर किया था कि इंडिया में यही जो टॉप 5 कंपनीज है, ये ऑर्गेनाइज ब्रांडेड हॉस्पिटल का 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इससे आपको इस पूरी इंडस्ट्री का भी एक एनालिसिस मिल जाएगा। तो इस केस में इन सारी कंपनीज को डायरेक्टली अपने टेबल में इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बिफोर हम इन सारी कंपनीज को डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज करें, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में जो एक हॉस्पिटल होता है वो किन किन तरीके से पैसा कमाता है और एक हॉस्पिटल सेक्टर में कितने अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। तो इसके लिए मैं अगेन आपको एक डेटा पे लेके चलता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये वो सारे ही बिजनेस सेगमेंट्स हैं जिससे एक इंडियन हॉस्पिटल पैसा कमाते हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा सेगमेंट आ जाता है इन पेशेंट सर्विसेज का, जिसको हम लोग आईपीडी भी बोलते हैं। इसमें वही सारी सर्विस आती है जब आप एक हॉस्पिटल में जाते हो, एडमिट होते हो। उसमें रूम चार्जेस, सर्जरी चार्जेस, नर्सिंग, आईसीयू और ये जो पूरा ही पैकेज होता है ये हमारे आईपीडी सर्विस में आ जाता है। और ये रेवेन्यू के टर्म्स में एक हॉस्पिटल में एवरेज 45 to 55% कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू का। और इसमें एबिटा मार्जिन 15 to 25% होते हैं, यानी एक हायर साइड पे होते हैं। सेकंड आता है हमारा आउट पेशेंट सर्विसेज, जिसको हम लोग ओपीडी भी बोलते हैं। इसमें कंसल्टेशन फीस, माइनर प्रोसीजर्स और डायग्नोसिस ड्यूरिंग ओपी विजिट्स आ जाता है। बिकॉज जैसे आप देखते हो कि ऑपरेशन एक होने के बाद जो हॉस्पिटल्स में आपके डॉक्टर विजिट्स वगैरह करते हैं और एक हर एक विजिट का आपको एक चार्ज देना पड़ता है। और ये भले ही एक हॉस्पिटल के केस में केवल 8 to 12% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, बट इसमें मार्जिन 20 to 30% के होते हैं, यानी इवन आईपीडी से ज्यादा मार्जिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। थर्ड सेगमेंट आ जाता है डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजी का, जिसमें आप एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी कराते हो और डिफरेंट ब्लड टेस्ट कराते हो, ये एक हॉस्पिटल के केस में उसका 15 to 20% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में। और एबिटा मार्जिन इसमें हाई होते हैं बिकॉज एक पेशेंट अगर उनके पास आया तो वो पूरा जो अपना प्रोसीजर करा रहा है, तो एक्सरे वगैरह कराने या फिर अल्ट्रासाउंड कराने वो कोई और हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, इवन इफ उस हॉस्पिटल के केस में अगर उसके चार्जेस हाई भी हैं। तो इस केस में इनका मार्जिन यहाँ पर हाई होता है। फोर्थ आता है हमारा फार्मास्यूटिकल्स एंड कंज्यूमेबल्स। इसके केस में मार्जिन आपको कम देखने को मिलेंगे, 10 to 15% के, बिकॉज यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो काफी ज्यादा होता है, जिसमें मार्जिन भी कम होते हैं और रेवेन्यू भी 12 to 18% का होता है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है स्पेशलिटी सर्विसेज का। अब भले ये आईपीडी और ओपीडी का ही एक पार्ट होता है, पर इसमें भी काफी ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। जहां पर एक हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी या फिर ऑन्कोलॉजी वगैरह की जो ट्रांसप्लांट जैसी चीजें ज्यादा होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन चीजों का जो रेवेन्यू और जो एबिटा मार्जिन होगा हॉस्पिटल के लिए वो ज्यादा रहेगा नॉर्मल सर्जरी से। तो हमें ये भी देखना होता है कि इस तरीके की सर्विसेज का ज्यादा पोर्शन किस हॉस्पिटल में है। इसके अलावा जो अलग सेगमेंट्स आते हैं उसमें आता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जिसमें छोटे मोटे चेकअप्स और कॉर्पोरेट टाइप्स वगैरह के चलते ये चीज चलती है। और इसमें आपको जो रेवेन्यू है वो 3 to 5% ही कंट्रीब्यूट करता है और एबिटा मार्जिन इसमें हाई होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इंश्योरेंस वाला सेगमेंट आता है और जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाला सेगमेंट आता है। इसमें ऑब्वियस सी बात है जो गवर्नमेंट स्कीम्स का सेगमेंट है, इसकी वजह से कंपनी का जो मार्जिन होते हैं वो काफी ज्यादा लो होते हैं, बिकॉज इस तरीके की स्कीम्स में कई बार तो गवर्नमेंट प्रॉफिट आपको ज्यादा नहीं बनाने देती और इवन जो पैसा भी गवर्नमेंट के थ्रू आता है वो काफी टाइम बाद आता है। पर एक हॉस्पिटल के केस में ये जो इंश्योरेंस और गवर्नमेंट स्कीम्स वाला सेगमेंट है ये उनको काफी अच्छा वॉल्यूम ड्राइव करके देता है, 30 to 50% का। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके इंटरनेशनल पेशेंट जो मैंने बात करी थी आपसे कि हमारे मेडिकल टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ रहा है, उससे अभी तक हॉस्पिटल से मेजरली 5 to 10% ही रेवेन्यू आता है, पर एबिटा मार्जिन इससे काफी अच्छे आते हैं, 20 to 25% के। और अपार्ट फ्रॉम दिस अदर जो एंसिलरी सर्विसेज होती है इससे भी इनके 2 to 3% के मार्जिन बनते हैं। अब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि हॉस्पिटल सेक्टर किस अलग अलग सेगमेंट से पैसा कमाता है। अब देखिए ये एकदम ऑब्वियस सी बात है कि हॉस्पिटल को एनालाइज करते वक्त सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि वो अपना कितने % बिजनेस कौन से सेगमेंट से कमा रहा है। यानी अगर वो अपना बिजनेस जो हाई एंड सेगमेंट यानी हाई मार्जिन सेगमेंट है, जैसे कि आईपीडी, ओपीडी और जो स्पेशलिटी सर्विसेज है लाइक कार्डियोलॉजी या फिर ऑन्थोलॉजी, इनसे ज्यादा बिजनेस कमा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका एबिटा मार्जिन हाई होगा और इससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो जाएगी। तो इसी केस में सबसे पहला हमारा जो पैरामीटर आ जाता है एक हॉस्पिटल को चेक करने का, वो आ जाता है एबिटा मार्जिन। तो हमारे इस टेबल में जो हमारा सबसे पहला एबिटा मार्जिन एक पैरामीटर है, उसके केस में आप देखोगे तो अपोलो हॉस्पिटल का एबिटा मार्जिन 24.50% का है, फोर्टिस का 30.7, मैक्स का 24.90, ग्लोबल हेल्थ केयर का 24% का और नारायणा हरिदयाला का 20.60 का। इसके केस में यू कैन क्लियरली सी कि फोर्टिस हॉस्पिटल का जो एबिटा मार्जिन है वो सबसे ज्यादा हाई है और ये चीज हमें शो करता है कि ओवरऑल जो रेवेन्यू में मिक्स है डिफरेंट सेगमेंट में वो काफी अच्छा है फोर्टिस हॉस्पिटल के केस में। और बाकी जो अपोलो हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल है और अपार्ट फ्रॉम दिस ग्लोबल हेल्थ केयर है, इनका भी जो एबिटा मार्जिन का कंट्रीब्यूशन
है वो काफी अच्छा है और सबसे कम इसमें आपको नारायणा हेल्थ केयर का ही देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा अगला सेगमेंट आ जाता है वो आ जाता है पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। इसको हम अवॉइड कर देते हैं बिकॉज एक कंपनी का साइज जितना बड़ा होगा और उसका रेवेन्यू जितना ज्यादा होता है पैट उस पर डिपेंड करेगा, तो पैट आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगला जो हमारा पार्ट आता है वो आता है ऑपरेशनल बेड्स का। अब देखिए एक हॉस्पिटल साइज में कितना बड़ा है इसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि उसमें ऑपरेशनल बेड्स कितने हैं, बिकॉज जितनी ज्यादा बेड्स की कैपेसिटी होगी ऑब्वियसली ज्यादा उतने ही ज्यादा पेशेंट एक टाइम पे वो ट्रीट कर पाएंगे। तो ऑपरेशनल बेड्स के केस में सबसे ज्यादा आज के टाइम ऑपरेशनल बेड्स आपको अपोलो हॉस्पिटल के केस में देखने को मिलेंगे 8000 के। इसके अलावा फोर्टिस और मैक्स में आपको 5700 और 5200 हॉस्पिटल बेड्स देखने को मिलेंगे, और ये भी तब आप देखोगे कि साइज के केस में आपको मैक्स हेल्थ केयर सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। स्टिल इसमें ऑपरेशनल बेड्स का नंबर आपको थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। ग्लोबल हेल्थ के केस में बिकॉज ये छोटी कंपनी है तो इनके जो ऑपरेशनल बेड्स और कम है 3000 है, और नारायणा के केस में ये 5262 है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप ऑक्यूपेंसी रेट देखोगे, बिकॉज भले ही हॉस्पिटल के केस में बेड्स बहुत ज्यादा हैं पर हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि उन टोटल बेड्स में से कितने परसेंट जो बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड है, बिकॉज अगर बेड्स ऑक्यूपाइड ही नहीं है तो उनसे रेवेन्यू तो जनरेट होगा नहीं। तो उसके केस में अगर आप ऑक्यूपेंसी रेट को देखोगे तो अपोलो हॉस्पिटल्स का ऑक्यूपेंसी रेट 65% का है, फोर्टिस का 69%, 76% मैक्स हेल्थ केयर का है, ग्लोबल हेल्थ का 63% और नारायणा का आपको 53% देखने को मिल रहा है। यानी जब आप ऑक्यूपेंसी रेट पे जाते हो तो इधर मैक्स हेल्थ केयर अपने बाकी हॉस्पिटल्स के जो कंपेटिटर्स है उनसे काफी अच्छा कर रहा है। अब इसके बाद अगला एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, बिकॉज आप भले ही कितने भी हॉस्पिटल बेड्स लगा लो और उनमें ऑक्यूपेंसी रेट आप 100% कर लो, पर अगर आप एक पर्टिकुलर बेड पे पर डे अपने कंपेटिटर से कम पैसा कमा रहे हो तो मैटर नहीं करता कि आप कितने ज्यादा बेड बढ़ा लो। यानी इसीलिए एक हॉस्पिटल जितना ज्यादा एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड पर डे कमाता है उसके केस में वो उतना ही अच्छा है। और इसमें अगेन आप देख पा रहे हो कि मैक्स हेल्थ केयर के केस में इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड पर डे 78,000 रुपीज है, जो कि अपने अपोलो जैसे कंपेटिटर जिनका आप एबिटा मार्जिन ज्यादा देख रहे हो या फिर फोर्टिस हॉस्पिटल केस में जिनका एबिटा मार्जिन आप ज्यादा देख रहे हो उनसे भी ज्यादा है। और इस केस में इनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और यहाँ पर अगेन नारायणा के केस में इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो भी अभी कम है। और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये जो एबिटा मार्जिन अभी आप देख रहे हो ना, इसको हमें आइसोलेशन में भी नहीं देखना होता है, इसमें केपेक्स जो एक हॉस्पिटल कर रहा होता है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा होता है उस पर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इस एबिटा मार्जिन पे, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आ जाता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टेज। ये पैरामीटर हमें बताता है कि एक एवरेज पेशेंट उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कितने डे स्टे करता है, यानी कितने डे एडमिट रहता है। अब यहाँ पर नॉर्मली सुनने में लगता है कि एक पेशेंट जितना ज्यादा दिन एक हॉस्पिटल के केस में रुकेगा हॉस्पिटल को उससे इतना ज्यादा फायदा है। पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल बिजनेस इस टर्म्स में कुछ आपको एक रेस्टोरेंट बिजनेस की तरह ही देखने को मिलेगा, जहां पर अगर एक पर्टिकुलर गेस्ट या एक होटल में जितना लंबा एक टेबल को पे बैठता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ ना कुछ ऑर्डर करता रहेगा, बल्कि जितना लंबा वो उस पर बैठेगा उतना ही कम रेवेन्यू एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट उस टेबल से कमाता है, और वो चाहता है कि उसकी टेबल्स का जो टर्न अराउंड है वो जल्दी से जल्दी होता रहे। एंड सेम चीज आपको हॉस्पिटल के केस में देखने को मिलेगी, जहां पर जब भी एक पेशेंट एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट एक हॉस्पिटल कमाता है वो उस पेशेंट से शुरुआती 1 से 2 दिन में ही कमाता है, बिकॉज इसी ड्यूरेशन में सर्जरी जैसी सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद वाले जो टाइम रहता है जहां पर वो रिकवर वगैरह करता है पेशेंट, वो एक हॉस्पिटल के लिए कम रेवेन्यू और कम प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। तो इसीलिए एवरेज लेंथ ऑफ स्टेज में हम ये देखते हैं कि एक हॉस्पिटल केस में ये जो नंबर है जितना कम डेज का रहे उतना बेटर है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इन सारे हॉस्पिटल्स में से सबसे कम आपको अपोलो हॉस्पिटल का एवरेज लेंथ ऑफ स्टेज देखने को मिल रहा है 3.14 और ग्लोबल हेल्थ केयर का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फोर्टिस का 4 डेज के राउंड है, मैक्स का भी 4 डेज है, और नारायणा का भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है 4.8 डेज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आ जाता है आरओसी, और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी हमें प्री टैक्स देखना होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अलग से मेंशन किया है। और आरओसी के मामले में अगर आप देखोगे तो आपको अपोलो हॉस्पिटल का आरओसी 28% का देखने को मिलेगा, अमंग द हाईएस्ट, प्लस नारायणा का आपको उससे भी ज्यादा हाई देखने को मिलेगा 35% का, और मैक्स हॉस्पिटल का इसमें भी आपको डिसेंट देखने को मिल रहा है 25% का। पर वहीं अगर आप ग्लोबल हेल्थ और फोर्टिस हॉस्पिटल की बात करोगे, जहां पर फोर्टिस के केस में आपको बाकी पैरामीटर्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे थे, वहीं आपको इधर आरओसी काफी कम देखने को मिलेगा। अब पॉइंट यहाँ पर आता है कि आरओसी और ग्लोबल हेल्थ के केस में आपको आरओसी इतना कम क्यों देखने को मिल रहा है। तो इसका जो रीजन है वो आपको स्पेशलिटी मिक्स में देखने को मिल जाएगा, जहां पर मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशलाइज सर्जरीज वगैरह जो होती है लाइक कार्डियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी और जो जैसे ट्रांसप्लांट्स वगैरह, ये जितना ज़्यादा पोर्शन होगा एक हॉस्पिटल का उतना ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल होगा। और ये आप क्लियरली देख सकते हो कि फोर्टिस के केस में ऑन्थोलॉजी वगैरह 13% है, और जो सर्जरीज है 12%,
और बाकी मतलब जो सेगमेंट है वो कंपैरेटिवली अगर आप मैक्स हॉस्पिटल से कंपेयर करोगे तो आपको कम सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं। वहीं मैक्स के केस में आपको ऑन्कोलॉजी 25%, न्यूरो सर्जरीज होती हैं 11%, ऑर्थो 10%, कार्डियो 10%, यानी ओवरऑल जो हाई मार्जिन सर्जरीज होती हैं उसका सेगमेंट आपको मैक्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा बाकी सारे हॉस्पिटल से। और कार्डियो के केस में पर्टिकुलरली नारायणा का आपको 33% का देखने को मिलेगा। और जो लास्ट हमारा पैरामीटर इस टेबल में आया है वो है पे आउट मिक्स का, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये भी मैटर करता है कि एक हॉस्पिटल के केस में वो पे आउट कैसे मिल रहा है, यानी इंश्योरेंस या गवर्नमेंट पॉलिसीज से अगर उसको पे आउट मिल रहा है तो उसमें उसको काफ़ी टाइम बाद पेमेंट मिलता है, यानी डिलेड पेमेंट मिलता है। और काफ़ी सारे केसेस में जो मार्जिन भी होते हैं इंश्योरेंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज के कम होते हैं। तो ऐसे केस में हमें ये भी चेक करना है कि एक हॉस्पिटल में सेल्फ पे यानी डायरेक्ट कैश के थ्रू पेमेंट, और मैंने आपको बताया था कि मेडिकल टूरिज्म के थ्रू जितना ज़्यादा पेमेंट आता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो इसके केस में भी आप देख पा रहे होंगे कि मैक्स हॉस्पिटल के केस में सेल्फ पे 35% का है और 40 के केस में 42% का है। और ये जो 40s की रेंज में अगर ये पैरामीटर है सेल्फ का तो काफी ज्यादा अच्छा है, जहां पर अगर आप ग्लोबल हेल्थ के केस में देखोगे तो ये नंबर तो 55% तक जाता है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एक हॉस्पिटल में इंटरनेशनल पेशेंट्स की तो जितना ज्यादा पेमेंट आता है वो भी इनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज ये डॉलर के टर्म्स में जो कन्वर्जन करके पैसा लाते हैं या फिर किसी और करेंसी के टर्म्स में, तो एक हॉस्पिटल के लिए ज्यादा प्रीमियम वो उसके लिए चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैक्स हॉस्पिटल केस में इनके इंटरनेशनल पेमेंट सबसे ज्यादा है 8.6% के, यानी ये जो इंटरनेशनल टूरिस्ट की डिमांड आ रही है वो मैक्स हॉस्पिटल के केस में सबसे ज्यादा आ रही है। अब अभी तक के केस में अगर आप ये समझने की कोशिश करो कि एज ऑफ नाउ ये जो डिटेल ब्रेकडाउन हमें डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे देखा, इतना डिटेल में जाने का हमें फायदा क्या मिला, तो देखिए आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। अगर आप केवल साइज के पर्सपेक्टिव में देखते और किसी स्क्रीनर की टूल की मदद से केवल ओवरऑल नंबर्स को देखते तो एबिटा मार्जिन के टर्म्स में और आरओसीई वगैरह के टर्म्स में आपको अपोलो हॉस्पिटल या फिर नारायणा जो हॉस्पिटल है इनके केस में ये ज्यादा बेटर प्रोस्पेक्ट दिखते। बट जब आपने देखा कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड के केस में अगर आप कंपेयर करोगे प्लस एवरेज लेंथ ऑफ स्टेज वगैरह के केस में देखोगे तो पर्टिकुलरली एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसमें मैक्स हेल्थ केयर प्लस पे आउट मिक्स में भी मैक्स हेल्थ केयर जैसे जो ब्रांड्स हैं ये ज्यादा बेटर कर रहे हैं। तो इससे आपको ये आइडिया लगता है कि आने वाले टाइम में भले ही अभी इनकी जो बेड्स की कैपेसिटी है वो कम है पर ये सारी हॉस्पिटल चेंज हैवी अमाउंट ऑफ केपेक्स कर रहे हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वो जब वो केपेक्स करेंगे और जो वो नए बेड्स लगाएंगे उस केपेक्स के थ्रू तो नए बेड्स पे कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे वो आपको इस डिटेल एनालिसिस से ही समझ में आएगा। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं इनके केपेक्स नंबर्स पे। तो केपेक्स सबसे पहले समझ लीजिए कि हॉस्पिटल सेक्टर में 4 टाइप ऑफ केपेक्स होते हैं, ब्राउन फील्ड केपेक्स, ग्रीन फील्ड केपेक्स, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस वाला केपेक्स और जो कि एक एसेट लाइट मॉडल होता है, और एक्विजिशन एंड मर्जर वाला केपेक्स। सबसे पहला आता है ब्राउन फील्ड केपेक्स, जहां पर एक एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल अपनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में या तो मान के चलिए कोई फ्लोर्स ऐड कर दे और या फिर उसी हॉस्पिटल के बगल में कोई जगह हो उधर बची हुई स्पेस में कोई नए बेड्स ऐड कर दे, तो उसके केस में ये जो एक्सपेंशन होता है इसमें टाइम भी कम लगता है प्लस लैंड वगैरह का जो काफी ज्यादा हैवी चार्ज होता है वो उनको कम पे करना पड़ता। इसके साथ ही अगर वो अपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल पे एक और फ्लोर बना रहे हैं तो उसमें वो बनाने में कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू अगर वो कोई नया हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसको कि हम ग्रीन फील्ड केपेक्स बोलते हैं। तो ऐसे में एक नॉर्मल हॉस्पिटल अगर ग्रीन फील्ड केपेक्स करता है ना, यानी वो अगर ग्राउंड लेके और फिर उस पर जीरो से हॉस्पिटल बना रहा है तो उसको उस हॉस्पिटल को ऑपरेशनल करने में एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स लग जाते हैं। और जब वो एक कैपेक्स चालू करता है तो उससे उसके मार्जिन पे -5 to 15% का इंपैक्ट पड़ता है, जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हो। वहीं पर जब वो ब्राउन फील्ड केपेक्स करता है तो एडिशनल 5 + 5 और 10% तक का उसको मार्जिन का बेनिफिट मिलता है, बिकॉज ये काफी जल्दी ऑपरेशनल हो जाते हैं। तो इससे इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि वो बेड्स आपको 12 to 24 मंथ्स में ही पे आउट करना शुरू कर देते हैं इन द केस ऑफ ब्राउन फील्ड केपेक्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस 2 मेजर केपेक्स, थर्ड केपेक्स आता है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस वाला, जिसके केस में एक हॉस्पिटल को सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी सिटी में और उसे अपनी चेन ऑफ हॉस्पिटल्स के अंदर मर्ज कर लेते हैं, जहां पर वो उस हॉस्पिटल के ओनर को ये बोलते हैं कि आपसे आपका ये जो हॉस्पिटल है ये फॉर एग्जाम्पल फोर्टिस मैनेज करेगा और उस हॉस्पिटल्स के थ्रू जितना भी रेवेन्यू या प्रॉफिट कमाया जाएगा उसका एक पार्ट उस हॉस्पिटल के ओनर के साथ शेयर किया जाता है। अब ये काफी प्रॉफिटेबल पार्ट होता है कंपनी के लिए, बिकॉज ये एक एसेट लाइट मॉडल है, यानी पूरी हॉस्पिटल कंपनी को खुद ओन नहीं करनी पड़ रही। और सेकंडली इसमें मार्जिन का इंपैक्ट भी पॉजिटिव पड़ता है 2 to 5% का। और जो फोर्थ काइंड ऑफ केपेक्स आता है एक्विजिशन एंड मर्जर वाला, जिसके केस में वो किसी अबेंडेंड हॉस्पिटल या फिर किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल को टोटल एक्वायर करते हैं, यानी उनकी बिल्डिंग वगैरह पूरा ही खरीदते हैं और उसके अपने बिजनेस के अंदर मर्ज करते हैं। अब ये काफी रिस्की काइंड ऑफ केपेक्स आ जाता है,
बिकॉज कई सारी केसेस में अगर वो एक्विजिशन सही से नहीं जाता है और बिजनेस में या फिर हॉस्पिटल में उतनी डिमांड देखने को नहीं मिलती जितना कंपनी ने एक्सपेक्ट की थी, ये जो पूरा ही केपेक्स है ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा बुरा भी साबित हो सकता है। एंड इसीलिए आप देखोगे कि इसमें -10% से मार्जिन से लेके +15% का मार्जिन देखने को मिलता है, यानी रेंज बहुत वाइड है। और ये इसीलिए ही है बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में वो हॉस्पिटल किस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं सबसे बेटर जो केपेक्स टाइप है वो ब्राउन फील्ड केपेक्स है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला केपेक्स है। ग्रीन फील्ड केपेक्स भी कंपनी को प्रॉफिट देता है इन द लॉन्ग रन, पर उसके प्रॉफिट आने में एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स लगते हैं, जिसमें 5 to 15% का शॉर्ट टर्म मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ता है। अब केपेक्स के टर्म्स में अगर आप फिर से इन सारी हॉस्पिटल्स का डेटा देखोगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऑनगोइंग केपेक्स अपोलो में 8,000 करोड़ का है, फोर्टिस में 1,200 करोड़, मैक्स हेल्थ केयर में काफी अच्छा केपेक्स है 6,000 करोड़ का, ग्लोबल हेल्थ में 4,000 करोड़ का है, नारायणा में आपको ऑलमोस्ट 750 करोड़ का देखने को मिला था रिसेंटली, एंड ओवरऑल 3,000 करोड़ का केपेक्स इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स ये कर रहे हैं। बेड्स ये कितने ऐड करेंगे, तो सबसे ज्यादा बेड्स आपको मैक्स हॉस्पिटल्स के देखने को मिलेंगे फाइनेंशियल 29 के केस में, जो कि 10,000 बेड से भी ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसा हमने देखा था कि अर्लियर जो हम टेबल में देख रहे थे तो उस केस में आपको मैक्स हॉस्पिटल के जो बेड्स है वो 5,200 के अराउंड देखने को मिल रहे थे, जो कि अपोलो से कम थे। पर जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के सेक्टर के पूरी ब्रेकडाउन के डीप में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स बाद एक्चुअली मैक्स हॉस्पिटल जो बेड्स के मामले में काफी ज्यादा एडिशन करेगा। सेम चीज अगर आप अदर फैक्टर्स में देखो तो ग्रीन फील्ड केपेक्स आपको मैक्स से 54% का देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ के केस में ये 85 to 90% का ग्रीन फील्ड केपेक्स ही कर रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म में इससे इनके मार्जिन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, प्लस इन ग्रीन फील्ड केपेक्स को पूरा होने में 3 to 5 ईयर्स लगेंगे। वहीं पर 46% मैक्स हेल्थ केयर आपको ब्राउन फील्ड केपेक्स करा रहा है, यानी ये जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा। और फोर्टिस हॉस्पिटल सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये प्योरली आपको 70 to 75% ब्राउन फील्ड केपेक्स में ही वर्क कर रहे हैं, और ग्रीन फील्ड केपेक्स इनका 0% का है। प्लस अगर आप एक्विजिशन वाला केपेक्स देखोगे तो वो भी 25 to 30% का है, जो कि एक रिस्की केपेक्स आता है। तो केपेक्स के टर्म में भी आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी का जो केपेक्स साइकिल है वो थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है डिफरेंट सेगमेंट में, और एक टर्म्स में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बिकॉज ये भी एक रिस्क क्रिएट करता है। अब इन सारे ही फैक्टर्स को देखने के बाद अब फाइनली अगर आप ये देखो कि आपको वैल्यूएशन के टर्म्स में कौन सी कंपनी में सबसे ज्यादा कंफर्ट देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए वापस हमें स्कैनएक्स के टूल पे जाना पड़ेगा, जहां पर अपनी वैल्यूएशन एनालिसिस हम करेंगे। तो इसके केस में सबसे पहले हम मैक्स हॉस्पिटल से ही यानी मैक्स हेल्थ केयर से ही अपनी वैल्यूएशन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैक्स हेल्थ केयर जैसे मैंने बोला मार्केट कैप वाइज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, 1,12,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पीई रेशियो आपको 94 का दिख रहा है, पर इंडस्ट्री पीई से यानी सेक्टर पी कंपैरिजन में 1.9 टाइम्स है कंपनी का वैल्यूएशन। अदर फैक्टर्स की अगर आप बात करोगे तो कंपनी के केस में इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स ने लास्ट 1 ईयर में 33% के दिए हैं, जहां पर ओवरऑल मार्केट में हमें एक काफी ज्यादा लोअर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट 2 ईयर्स में 100% के रिटर्न्स दिए हैं। बात करोगे एनालिस्ट रेटिंग की तो 65 एनालिस्ट इसको बाइंग रेटिंग देते हैं, 15% होल्ड की रेटिंग और 20% सेल की रेटिंग भी देते हैं। पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको प्योरली एनालिस्ट की रेटिंग पे नहीं जाना है, इधर से आपको केवल एक एस्टिमेट मिलता है। यहाँ पर अगर आप फोरकास्ट पे जाओगे तो फोरकास्ट के केस में आपको एवरेज की मीन केस और हाई केस में यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, बट लो केस में कंपनी का जो अगर केपेक्स साइकिल सही नहीं जाता है या फिर और कोई प्रॉब्लम्स होती है तो 615 तक कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर भी सकता है। ये कंपनी केस में रिस्क है। ग्रोथ रेट की बात करोगे तो लास्ट 1 ईयर में 28% की रेवेन्यू में ग्रोथ, नेट इनकम में 1.73% की ग्रोथ, कैश फ्लोज में चेंज आपको 30% का देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी कम आपको देखने को मिल रहा है ड्यू टू दिस ट्रांजिशन ऑफ केपेक्स एंड ऑल, और एबिटा मार्जिन में भी -6% के देखने को मिल रहा है। बट यही अगर आप लॉन्गर होराइजन का केस सोचोगे तो उसके केस में ये चीज आपको बेटर देखने को मिलेगी। क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे कंपनी की तो रेवेन्यू के टर्म्स में कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रही है। एबिटा मार्जिन भी कंपनी ग्रो कर रहे हैं और अभी राइट नाउ स्टेबल है मार्च के कंपेरिजन में। ऑपरेटिंग मार्जिन 26 to 27% पे कंपनी मेंटेन कर रही है, जो कि अगेन एक हेल्दी साइन है। और कंपनी केस में नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है, बट द लास्ट केस में यानी जून के क्वार्टर में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। उसके पीछे का भी रीजन ये है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर पर्टिकुलरली वो बड़े हैं, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। बट जनरली हमें हॉस्पिटल्स के केस में ईयर डेटा देखना होता है, जो हमें एक्चुअली में एक प्रॉपर पिक्चर प्रोवाइड करता है। बात करोगे अदर फैक्टर्स की तो यहाँ पर कैश फ्लोज में आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप बात करो तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। और इधर आप एफआईआईज की होल्डिंग देखिए कि मार्च 2024 के बाद से एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 57% का स्टेक इस कंपनी में होल्ड किया था, जो कि अभी वो 54.76% का होल्डिंग करते हैं कंपनी में। जब भी हम देख रहे हैं कि लास्ट 1 से 1.5 सालों में एफआईआईज ने कितने बड़े लेवल पर इंडियन मार्केट में सेलिंग की है। बात करोगे डीआईआईज की स्टेक की तो वो कंसिस्टेंटली पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ा है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। प्लस जैसे मैंने आपको बोला पब्लिक की होल्डिंग आपको इस तरह की कंपनी में मिनिमम देखने को मिलेगी 3.42% की ना। इसके बाद नेक्स्ट हम फाइनेंशियल चेक करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के। इसके केस में भी ये कंपनी 1,10,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। कंपनी का पीई रेशियो 70 का है, अगेन हाई आपको देखने को मिल रहा है।
और अगर आप इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स की बात करोगे तो लास्ट 1 ईयर में इसने भी पॉजिटिव 13% के रिटर्न्स दिए हैं और लास्ट 2 ईयर्स में 60% के रिटर्न्स दिए हैं। एनालिस्ट की रेटिंग देखो तो इस स्टॉक में 88.46% एनालिस्ट कह रहे हैं बाय रेटिंग दे रहे हैं, 7.62 होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और केवल 3.85% एनालिस्ट ही आपको यहाँ पर सेल की रेटिंग दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप प्राइस की एस्टिमेट करोगे तो इसमें आपको प्राइस का फोरकास्ट हाई और मीन केस में काफी बड़ा अपसाइड दिखा रहा है और इसके केस में लो का जो होराइजन है वो आपको कम देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू मैक्स हॉस्पिटल। लास्ट 1 ईयर में ग्रोथ की आप बात करोगे तो रेवेन्यू में ग्रोथ 14%, नेट इनकम में ग्रोथ 60%, कैश फ्लोज आपको 11.26% के दिख रहे हैं यानी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 36% और आरओसी 2.56% का देखने को मिल रहा है और एबिटा मार्जिन भी आपको 12% के देखने को मिल रहा है। कि इसके केस में अगर आप ईयर ईयर ग्रोथ देखोगे जैसे हमने डिस्कस किया कि हॉस्पिटल के केस में ईयर ईयर ग्रोथ ज्यादा बेटर पैरामीटर है, तो यहाँ पर आपको ट्रेलिंग 12 मंथ में 22,000 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने हाईएस्ट एवर रेंज के अराउंड है 14 to 15% और एबिटा भी इनका जो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हाईएस्ट रहा है। और बात करोगे नेट प्रॉफिट तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में वो भी हाईएस्ट एवर रहे हैं और इस वजह से इनका जो ईपीएस है वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। अदर पैरामीटर्स अगर आप देखोगे लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट देखने को मिल रही है और इवन दिसंबर 2024 के क्वार्टर के बाद 0.01% से बढ़ी ही है। एफआईआईस की होल्डिंग ऑन द अदर हैंड अगेन लास्ट क्वार्टर में आपको ऑलमोस्ट 42.74% से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है टू 43.49% और ये काफी रेयर एस्टीमेट है बिकॉज एफआईआईस ने नेट बेसिस पे पिछले कुछ क्वार्टर्स में ऑल द कंपनीज में सेलिंग ही की है। डीआईज की होल्डिंग अगेन आपको 21 से 22% की राउंड देखने को मिल रही है और जैसे मैंने आपको बोला था रिटेल इन्वेस्टर्स की अगेन जो होल्डिंग है वो केवल 3.98% की है। नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट हॉस्पिटल आता है फोर्टिस हेल्थ केयर। इसके केस में इनका मार्केट कैप है 70,000 करोड़, पी रेशियो है 70 का। इनकी अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो लॉन्ग टर्म में अगेन इसने भी पॉजिटिव रिटर्न्स दी हैं। लास्ट 1 ईयर में 69% के रिटर्न्स और लास्ट 2 ईयर्स में 189% के रिटर्न्स। पर शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो तो जैसा मैंने आपको बोला था कि बाकी जहाँ पर सेक्टर्स ने अंडर परफॉर्म किया है वहाँ पर 6 मंथ्स में भी 52% के पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। एनालिस्ट की रेटिंग अगर आप देखोगे तो 100% एनालिस्ट ने इधर आपको बाइंग रेटिंग दी है। अदर पैरामीटर्स देखो लाइक प्राइस फोरकास्ट, तो प्राइस फोरकास्ट में यहाँ से आपको मीन और हाई केस काफी ज्यादा बड़ा अपसाइड दिखा रहा है प्लस 550 का आपको लो केस में दिखा रहा है। ग्रोथ रेट की अगर आप बात करोगे लास्ट 1 ईयर में तो 13% की रेवेन्यू ग्रोथ, इनकम में ग्रोथ आपको 25% की, कैश फ्लोज में चेंज 29% के और आपको आरओई पॉजिटिव 17% का और आरओई 0.92% का देखने को मिल रहा है विद एबिटा मार्जिन ऑफ 11.89%। ईयर ईयर ग्रोथ देखोगे अगर आप कंपनी की तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में रेवेन्यू हाईएस्ट एवर, एबिटा मार्जिन हाईएस्ट एवर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट एवर ऑफ 20%, जहां से इनके 2019 में यही एबिटा मार्जिन थे अराउंड 5% के। यानी कंपनी कंसिस्टेंटली अपना जो रेवेन्यू मिक्स है डिफरेंट सेगमेंट से उनको इस तरीके से क्रिएट कर रही है कि उनका मार्जिन आने वाले टाइम में और भी बढ़े। बात करोगे नेट प्रॉफिट की, इसी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हाईएस्ट है। अगर आप अदर फैक्टर्स देखो लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है 31% की, एफआईआईस की होल्डिंग 27% की है। इसके अलावा एफआईआईस की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो इसमें इंटरेस्टिंग आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि मार्च 2024 से लेके आपको जून 2025 के केस में लगातार ये जो एफआईआईस की होल्डिंग है ये कंपनी में इंक्रीज ही होती हुई देखने को मिली है, जहां पर ओवरऑल मार्केट में एफआईआईस ने सेलिंग की है। और सेम चीज जीआईएस की होल्डिंग भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी में देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में आपको 10.17% की देखने को मिल रही है जो कि इसके पीयर से कंपेरिजन में थोड़ी ज्यादा है विच इज अ पॉजिटिव थिंग। अब अदर कंपनी अगर आप देखोगे तो वो आती है ग्लोबल हेल्थ। इनका मार्केट कैप है 37,000 करोड़ का और पी रेशियो इसका थोड़ा कंफर्टेबल है 67 का, बट अगेन थोड़ा हाई है। अगर आप बात करोगे जनरल दूसरी सेक्टर से बात करोगे आप इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स की तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अगेन लास्ट 2 ईयर्स में 102% रिटर्न्स और लास्ट 1 ईयर में 22% के रिटर्न्स दिए हैं। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो तो अगेन शॉर्टर ड्यूरेशन में कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं जैसा कि मैं आपको बताया था। अगर आप एनालिस्ट की रेटिंग की बात करोगे तो एनालिस्ट ने 63.64% एनालिस्ट ने बाइंग की रेटिंग दी है, होल्ड की रेटिंग 18% एनालिस्ट ने दी है और बाकी के बचे हुए 18% एनालिस्ट ने सेल की रेटिंग दी है। अगर आप बात करोगे प्राइस फोरकास्ट की तो कंपनी की इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहाँ पर बाकी तीनों कंपनीज में हमें जो प्राइस में हाई और मीन केस था उसमें अपसाइड देखने को मिल रहा था, इस कंपनी केस में हाई मीन और लो तीनों के केस में ये अपसाइड देखने को मिल रहा है। और अगर आप लास्ट 1 ईयर में ग्रोथ रेट की बात करोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ 21%, हमारे नेट इनकम में ग्रोथ 46%, आरओई 22% का, आरओसी 27% का। और आपने ध्यान दिया हो कि आरओई और आरओसी दोनों का ही नंबर इसमें हाई है। और बात करोगे एबिटा मार्जिन की तो 6.28%। अब आपको मैं यहीं पर एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि बाकी सारी कंपनी कंपैरिजन में इधर आपको आरओसी और आरओई का नंबर दोनों ही हाई देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअली में जब हमने कंपनी की इसमें स्लाइड्स में हम देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि कंपनी की जो नॉर्मल कैपेसिटी थी ऑफ रेवेन्यू मिक्स हो गया या फिर अदर फैक्टर्स लाइक एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड ये कितना कम था। तो अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली इन पैरामीटर्स के बेसिस पे जज करता तो उसको तो यही कंपनी बेस्ट लगती। प्लस अगर आप इस
इसकी ग्रोथ रेट भी देखोगे तो एनुअली अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखो तो ईयर ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, एबिटा मार्जिन भी स्टेबल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखो मार्जिन्स के टर्म्स में तो वो भी स्टेबल आपको देखने को मिल रहे हैं, और अगर आप बात करोगे नेट प्रॉफिट की तो वो भी हाईएस्ट एवर है। अगर आप कैश फ्लोज या फिर अदर पैरामीटर्स देखो तो उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आएगी। एट द एंड डायरेक्टली अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 33% की है, जो कि अगेन लास्ट कई सारे क्वार्टर से कॉन्स्टेंट है। एफआईआईस की होल्डिंग कंपनी में 11% की है, डीआईआईस की होल्डिंग 12% की है, हाईएस्ट एवर, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं। और इसी केस में पब्लिक की होल्डिंग आपको अगेन कम देखने को मिलेगी 6.48% की। और फाइनली अगर आप हमारी लिस्ट की लास्ट कंपनी पे आओ, नारायणा हृदयालया, तो इसके केस में 36,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो सबसे कम देखने को मिलेगा 45 का, और कंपनी के केस में सेक्टर पी के कंपैरिजन में अगेन कंपनी थोड़ी अंडर वैल्यूड दिखेगी अगर आप कंपेयर करोगे बाकी पीयर से कंपैरिजन में। एंड द रीजन इज लास्ट कुछ टाइम में कंपनी का जो ओवरऑल प्राइस है उसमें एक अच्छा डिसेंट करेक्शन हमें देखने को मिला है। पर इस करेक्शन के बावजूद अगर आप देखो तो लास्ट 1 ईयर में 41% की कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं, और कंपनी केस में लास्ट 2 ईयर्स में 76% के रिटर्न्स दिखे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इतने फॉल के बावजूद जो कि हमें जुलाई 2025 के बाद देखने को मिला है, स्टिल कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स में पॉजिटिव 11.98% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप एनालिस्ट की रेटिंग देखोगे तो 66% एनालिस्ट को बाइंग की रेटिंग देते हैं, होल्ड की रेटिंग 0 देते हैं, और सेल की 33.33% एनालिस्ट दे रहे हैं रेटिंग। प्राइस फोरकास्ट की बात करोगे तो इसके केस में आपको बताया जा रहा है कि जो प्राइस है वो बेस्ट, मीन और लो केस में, तीनों ही केस में आपको यहाँ से डाउनसाइड बताया जा रहा है। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केवल इसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। और इधर इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये भी है कि हाई का केस आपको इधर 2000 कंसीडर किया जा रहा है, जो कि हमारा करंट स्टॉक प्राइस से ऑलमोस्ट 200 रुपीज ज्यादा है। यानी अभी ये जो ग्राफ है ये अपडेट नहीं हुआ है लेटेस्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग। ग्रोथ रेट की अगर आप बात करोगे तो 12% का रेवेन्यू ग्रोथ, नेट इनकम में ग्रोथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कैश फ्लोज नेगेटिव, आरओई और आरओसी दोनों नेगेटिव लास्ट 1 ईयर में, और एबिटा मार्जिन्स भी नेगेटिव। तो यानी ओवरऑल पिक्चर अगर आप वैल्यूएशन को देखोगे कि इतना कम क्यों है, तो वो आपको दिख जाएगा कि इन सारी परफॉर्मेंस रेशियोज की वजह से ही कंपनी की वैल्यूएशन आपको सस्ती देखने को मिल रही है। ईयरली अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखो तो रेवेन्यू कंपनी का हाईएस्ट एवर है, अगेन एबिटा हाईएस्ट एवर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगेन 23% की। पर ये जो परफॉर्मेंस है ये पास्ट का इंडिकेशन देती है, ना कि फ्यूचर का। और फ्यूचर के केस में क्योंकि कंपनी अपने केपेक्स कुछ ज्यादा हाई ग्रीनफील्ड वाले केपेक्स कर रही है, इसीलिए कंपनी केस में आपको स्टॉक प्राइस फॉल होते हुए देखने को मिला। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर हाईएस्ट एवर अराउंड के देखने मिलेगा। अगर आप अदर फैक्टर्स देखो लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 63.85% इसमें प्रोमोटर होल्ड करते हैं, और ये वन ऑफ द फ्यू हॉस्पिटल कंपनीज में से है जिसमें प्रोमोटर्स अगेन इतना बड़ा स्टेक होल्ड किए हैं। एफआई 9.44%, डीआई अगेंस्ट 8.869%, और बाकी का जो रिटेल है वो 11.58% की होल्डिंग रखे हैं, और जो कि अभी लगभग पिछले कुछ क्वार्टर से कांस्टेंट ही है। अब ये तो हो गया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का एनालिसिस, पर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक एग्जांपल सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का भी दूंगा, जो कि अगेन एक नया ट्रेंड है इंडिया के हॉस्पिटल सेक्टर में। बिकॉज जो सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं उनके केस में यूजुअली आपको मार्जिन ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इनमें आपको ग्रोथ भी ज्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज एक पर्टिकुलर नीश को ये टारगेट करते हैं। अब इधर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा सिंगल स्पेशलिटी का थ्रू आई केयर, जहां पर इंडिया का अगर आप आई केयर का पूरा ही मार्केट देखोगे तो ओवरऑल मार्केट का जो साइज है वो 70,000 करोड़ का है, जिसमें से जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है यानी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो केवल 15% है, और ओवरऑल ये मार्केट अभी भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर के थ्रू ही डोमिनेटेड है, जहां पर 85% प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज स्पेस में आते हैं। और इस 15% ऑर्गेनाइज स्पेस में भी डॉक्टर अग्रवाल एक ऐसी हेल्थ केयर कंपनी है जो कि 25% का मार्केट शेयर होल्ड करती है, यानी इंडिया के ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर को सिंगल हैंडेडली ये कंपनी डोमिनेट करती है। पर ओवरऑल आई केयर की इंडस्ट्री में अभी भी 3 to 5% का ही मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। अब अगर आप हमारे स्कैनेक्स के टूल पे जाके डॉक्टर अग्रवाल के भी सारे फाइनेंशियल चेक करो, तो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का अगर आप सबसे पहले मार्केट कैप देखो तो ये कंपनी 13,700 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करती है, और जहां पर इनका पी रेशियो आपको 129 का देखने को मिलेगा। रिटर्न्स की अगर आप बात करोगे तो लास्ट 1 ईयर में आपको 4 to 5% के ही रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज कंपनी रिसेंटली फरवरी के मंथ में ही लिस्ट हुई है। बात करोगे एनालिस्ट की रेटिंग की, तो 66% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग देते हैं, और होल्ड की रेटिंग देते हैं आपको 33% एनालिस्ट, और इस कंपनी में आपको एज ऑफ नाउ 0% एनालिस्ट सेल की रेटिंग दे रहे हैं। प्राइस फोरकास्ट करोगे अगर आप कंपनी का, तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा कि करंट एक्चुअल प्राइस से कंपनी के इसमें हाई, मीन और लो तीनों ही एस्टिमेट अभी काफी ज्यादा आपको अपसाइड दिखा रहे हैं, विच इज अगेन पॉजिटिव। और इस तरीके के लंपी मार्केट्स में आपको इस तरीके के एस्टिमेट्स काफी रेयरली देखने को मिलते हैं। ग्रोथ रेट्स की अगर आप बात करोगे तो लास्ट 1 ईयर में 33% की ग्रोथ, नेट इनकम में ग्रोथ -7.85% की, कैश फ्लोज 48% के, आरओई आपको अभी -56% का नेगेटिव देखने को मिल रहा है, और एबिटा मार्जिन 7.34% का। एनुअली अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखोगे
यहाँ पर, तो रेवेन्यू कंपनी की हाईएस्ट एवर है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। एबिटा भी आपको हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहे हैं, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% के हैं, वो भी लास्ट 4 सालों से कंपनी इन मार्जिन को सस्टेन कर रही है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। नेट प्रॉफिट कंपनी की अगर आप देखोगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हाईएस्ट एवर है। अदर पैरामीटर्स अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 32.42%। FIIs ने कंपनी 59% की होल्डिंग कर रखी है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है अगेन। और DIIs ने भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और इस कंपनी में भी रिटेल की होल्डिंग 1.74% की है, जो कि 4.79% से कम ही हुई है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो आपको हेल्थ केयर सेक्टर दिख रहा है उसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा कम है। और मैं आपको बता दूं कि ये पार्टिसिपेशन तब बढ़ेगा जब आने वाले अगर 2 से 3 सालों में इस सेक्टर की कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगी ना, और देयर विल बी बज अराउंड दिस सेक्टर, तब आपको यही रिटेल की होल्डिंग है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये था मेरा डिटेल ब्रेकडाउन ऑन द हॉस्पिटल सेक्टर। और अब आपको पता है कि अगर आपको एक हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी को एनालाइज करना है तो आपको कौन से सारे पैरामीटर्स उसमें देखने की जरूरत है। अब अगर आपको वीडियो जरा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में मैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आपके लिए इसी तरीके से डिटेल में कवर करूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.